नमस्कार। अभी से ही इस तरह के शीर्षक और इस तरह की हेडलाइंस आनी शुरू हो चुकी हैं कि ईवीएम में कैद पार्टियों की तकदीर, किसका होगा राज तिलक, किसकी होगी ताजपोशी। अब ये ताजपोशी, राज तिलक, तकदीर, ये उस दौर की बातें हैं जब छोटे मोटे राजे रजवाड़े राज किया करते थे। हम एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ किसी का राज तिलक नहीं होता, ना ही किसी की ताजपोशी होती है। ये गुलाम रूहें हैं जो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करती है। हकीकत ये है, जो भी सरकार हम चुनते हैं वो हमारी मालिक नहीं, हमारी सर्विस प्रोवाइडर है। 11 मार्च का दिन बहुत ज़रूरी है पूरे भारत के लिए। 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आने शुरू होंगे, जिसकी हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे 11 मार्च सुबह 9 बजे से सिद्धार्थ वदराजन और मैं जन की बात में। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक इतने सारे पंडित, इतने सारे पोलस्टर, इतने सारे पत्रकार अपनी अपनी भविष्यवाणियां दे चुके हैं, और जब पत्रकार भी सिफोलॉजिस्ट बन जाएं तो हैरानी होती है। अब जो भी नतीजे आएंगे उनमें से कुछ सही साबित होंगे, कुछ की नाक कटेगी, जैसे पिछली दफ़े कटी थी बिहार के चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में। कुछ धुरंधरों को तो माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, जैसी पिछली दफ़े मांगी थी बिहार के चुनाव के वक्त भी। बहरहाल हम शुरुआत करते हैं गोवा से। गोवा में जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसमें कुल मिलाकर 40 सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर हैं लक्ष्मीकांत पार्सेकर। 2017 इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा, आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है और उसे एक गंभीर खिलाड़ी माना जा रहा है। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी है 25 सीटों पर, और उसका अलायंस है शिवसेना से जिसके पास 3 सीटें हैं, और सुरक्षा मंच से जिसके पास 5 सीटें हैं। गोवा चुनावों के मतलब आम आदमी पार्टी के लिए क्या हो सकते हैं और नरेंद्र मोदी के लिए क्या हो सकते हैं, क्योंकि पांचों राज्यों के चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बुने गए हैं, उनकी शख्सियत के इर्द गिर्द बुने गए हैं। जो प्रदेश इकाइयां हैं पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, उनको सामने फोर फ्रंट में नहीं लाया गया है। तो गोवा के चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए क्या मायने रख सकते हैं, आइए जानते हैं। गोवा एक ऐसा सूबा है जहां पे माना जाता था कि आम आदमी पार्टी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा, लेकिन चुनाव शेड्यूल जिस तरह से बना, जहां पे पंजाब और गोवा लगभग कैंपेन पीरियड, पोलिंग डेट एक ही था, तो वहां पे आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं पूरी तरह से उसमें कैंपेन नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी एक तगड़ा फाइट तो दिया है। लेकिन आमतौर पे, मैं गोवा में हाल ही में था, वहाँ पे लोग मानते हैं कि असेंबली हंग होगा, शायद कोई भी पार्टी अपने आप में सरकार नहीं बना पाएगी। बीजेपी की परफॉर्मेंस लोग पार्सेकर साहब को इतना नहीं मानते, लेकिन फिर भी बीजेपी मुमकिन है कि नंबर 1 पोजीशन पे आ सकता है। आम आदमी पार्टी शायद अगर गोवा फॉरवर्ड पार्टी जैसे छोटे पार्टीज के साथ अलायंस अगर बनाता तो वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि डेब्यू जो आम आदमी पार्टी करने वाला है वो एक तरह से आने वाले दिनों में काफ़ी एक अहमियत रखेगा गोवा के पॉलिटिक्स के लिए। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति रही है, स्ट्रैटेजी रही है कि जहाँ जहाँ वो कमज़ोर है उस इलाके में, उस प्रदेश में, वहाँ की अगर कोई रीजनल पार्टी है, कोई क्षेत्रीय दल है, तो उसके कंधों पर सवार होकर एंट्री लो स्टेट में और फिर अपने पांव जमाओ। महाराष्ट्र में शिवसेना के कंधों पर सवार होकर बीजेपी पहुंची, और आज शिवसेना के मुकाबले है वो एकदम। बिल्कुल इसी तरह कश्मीर में पीडीपी के कंधों पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर पहुंची है, और कोशिश है उसकी कि उसका जो बेस है वो आगे बढ़ता रहे। आसाम में भी ऐसा हुआ, उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ भी ऐसे ही किया था, उनके कंधों पर चढ़कर उड़ीसा में एंट्री ली थी और धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ाई। ये तो फिर बाद में दोनों अलग हो गए। पंजाब में भी यही हाल है, लेकिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ानी शुरू कर दी है। शिरोमणि अकाली दल के कंधों पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पहुंची है, और इस वक्त जो हालत है वो ये है कि पंजाब में कुल 117 सीटें हैं। जो प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी 117 की 117 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त है। अमरिंदर सिंह बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं। और पंजाब के चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए क्या मायने रखते हैं, पंजाब के चुनाव कांग्रेस के लिए क्या मायने रखते हैं, पंजाब के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए क्या मायने रखते हैं। तमाम जो ओपिनियन पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत
बेहतरीन होने वाला है। सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वो कांग्रेस पार्टी से आगे दौड़ पाएंगे या नहीं। जहाँ तक नरेंद्र मोदी साहब का नज़रिया है, मोदी साहब शायद ये चाहते हैं कि अगर हार बीजेपी का तय है, बीजेपी अकाली दल गठबंधन का तय है, तो वो शायद पसंद करेंगे कांग्रेस से हारना बजाय इसके कि वो आम आदमी पार्टी से हारे। क्योंकि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी अपना पाँव वो गाड़ दे वहाँ पे और सरकार वहाँ पे बना ले, तो राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टी के रूप में 2019 तक आम आदमी पार्टी हो सकता है कि आगे बढ़े। लेकिन पंजाब में अगर कांग्रेस आगे निकल जाता है तो ये आम आदमी पार्टी के नेशनल एम्बिशंस को थोड़ा सा उसमें रुकावट आ सकता है। तो मोदी साहब चाहेंगे कि अगर हम हार ही रहें तो बेहतर यह है कि कांग्रेस पार्टी से हम हारें। अमित शाह का कहना है कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। शायद उनकी ख्वाहिश अंदरूनी ये है कि वो कांग्रेस मुक्त नहीं, विपक्ष मुक्त बनाना चाहते हैं। कोई भी विपक्षी पार्टी ना रहे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हो, एकाधिकार हो, और एकाधिकार अक्सर निरंकुश राज्य को भी जन्म देता है। शायद इसी सोच के चलते, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के चलते, वो कांग्रेसियों को दल बदल की परंपरा में अपना योगदान देते हुए कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा और उनका कांग्रेस में शामिल होना इसी बात की पहचान है। उत्तराखंड के नतीजे कांग्रेस के लिए खासकर क्या मायने रखते हैं, आइए जानते हैं। पिछले 5-6 साल में अगर देखा जाए तो जहाँ जहाँ बीजेपी और कांग्रेस का सीधा टक्कर है, वहाँ पे बीजेपी आमतौर पे हावी बहुत आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड एक ऐसा सूबा है जहाँ पे कांग्रेस पहले से कमज़ोर था। पिछले चुनाव में बहुत मुश्किल से जो है कांग्रेस ने भी सरकार बनाई और गिरते गिरते जो है उसको बचा लिया। तो वहाँ पे अगर बीजेपी आसानी से नहीं जीत पाती तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करेगा मोदी साहब और बीजेपी की लीडरशिप पे। लेकिन आमतौर पे उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक कठिन लड़ाई मानी जा रही है और वहाँ पे बीजेपी का आगे निकलना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। अब चलते हैं मणिपुर की तरफ। हमारा शुरू से मानना रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत दूर माना जाता है दिल्ली से, लिहाजा ना मीडिया का ध्यान उधर जाता है, ना ही ज़्यादा नेताओं का ध्यान उधर जाता है। और हमने जब शुरुआत की जंग की बात की तो एक दफ़े हमने ये भी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट से 3 बड़ी बड़ी खबरें आई थी, लेकिन मीडिया में कहीं कोई जिक्र नहीं था। मीडिया में सिर्फ उन राज्यों का जिक्र था जहाँ पर जो बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, जैसे पंजाब हुआ, वगैरह वगैरह। बहरहाल मणिपुर में कुल सीटें हैं 60। वहाँ की रूलिंग पार्टी है कांग्रेस और मुख्यमंत्री हैं ओक्राम इबोबी सिंह। मणिपुर में इस दफ़े उम्मीद की जा रही कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ बढ़ाएगी। आइए जानते हैं मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के पकड़ बढ़ाने के क्या परिणाम हो सकते हैं और उसका मतलब क्या है। असम के बाद मणिपुर एक ऐसा सूबा है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे बीजेपी के अच्छे चांस नज़र आ रहे हैं। बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, प्रधानमंत्री वहाँ पे गए, राजनाथ सिंह वहाँ पे गए। इबोबी सिंह की सरकार अगर उनकी परफॉर्मेंस पे नज़र रखा जाए तो इस काबिल शायद वो नहीं है दोबारा जीतने की, लेकिन बहुत पुराने और शातिर खिलाड़ी हैं। मणिपुर की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, जो हिल और वैली का जो डिवाइड है, उसको भी बखूबी से इस्तेमाल करके इबोबी सिंह दोबारा कोशिश कर रहे हैं जीतने का। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी वहाँ पे रेस निकाल पाती है, अगर वो जीत लेती है, तो बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पे पार्टी की नज़र अवश्य पड़ेगी। जो इलाका बीजेपी से परहेज़ करता रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए एक अच्छी जगह बन जाए। और अब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर आता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा एमपी आते हैं, 80 एमपी आते हैं। विधानसभा में 403 सीटें हैं। अभी तक सिर्फ 2 प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और राज्य से चुनकर आए हैं, पीवी नरसिम्हा राव और मोरारजी देसाई। 3 प्रधानमंत्री चुने हुए नहीं थे, एचडी देवेगौड़ा, आईके गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। बाकी जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं वो सब उत्तर प्रदेश से आए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी ध्यान रखें इस बात का कि अगर उनकी जीत होती है उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री कौन होगा। वो कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो बहुत असर्टिव हो या बहुत मजबूत हो। क्यों? जिस राज्य से 80 एमपी आते हों, जिस राज्य ने बीजेपी को एक सरकार दी हो, उस राज्य का मुख्यमंत्री कल्पना कीजिए कितना ताकतवर होगा। और दिल्ली के इतने नज़दीक एक ताकतवर मंत्री को नरेंद्र मोदी शायद पसंद ना करें। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़े हुए प्रदेशों में से एक है।
देश की 17% आबादी उत्तर प्रदेश में है, बावजूद इसके इसका योगदान जो हमारा जीडीपी है उसमें सिर्फ 8% है। आप दूसरे सोशल इंडिकेटर्स देखें, चाहे वो बाल मृत्यु दर हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो सेहत हो, जितने भी इंडिकेटर्स हैं सब में उत्तर प्रदेश पिछड़ता है। कुछ साल पहले हमारे यहाँ एक अर्थशास्त्री थे डॉक्टर आशीष बोस, उन्होंने एक शब्द ईजाद किया था, बीमारू स्टेट्स। BI फॉर बिहार, MA फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान एंड U फॉर उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य बीमारू बताए गए थे जो कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, प्रोड्यूस कम करते हैं, जिनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, और जनसंख्या के आधार पर ही नंबर ऑफ़ MPs कि कितने सांसद चुने जाएंगे ये तय होता है। तो वो राज्य, खासकर दक्षिण भारतीय राज्य, जिन्होंने अपनी जनसंख्या को काबू में कर लिया है, इनके मुकाबले उनके MP कम होते हैं। तो उनमें जायज़ है, वाजिब है ये एतराज़ कि हम तो नियमों का पालन भी कर रहे हैं, हम देश को सबसे ज़्यादा दे भी रहे हैं, और जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उनके MP ज़्यादा आ रहे हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक ये मौका भी देगा कि राज्यसभा में वो बिल पास करवा पाएँ जो अभी तक अटके हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जीत ये भी साबित करेगी कि राष्ट्रपति के चुनाव जो होने हैं, प्रणब मुखर्जी जुलाई में छोड़ रहे हैं, तो उसमें अपनी पसंद का प्रत्याशी कौन हो। तो इसलिए उत्तर प्रदेश, मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए बीजेपी के लिए, कहना चाहिए प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के लिए बहुत 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 ही अहम है। कैसे है ये जानते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और पॉलिटिकल एनालिसिस अगर हम करें तो इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। वैसे तो चुनाव असेंबली इलेक्शंस के हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की आंखें 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस पे अवश्य टिकी हुई हैं। 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश को मोदी साहब ने स्वीप किया। क्या दोबारा 2 साल बाद वो उस पोजीशन पे हो पाएंगे? काफ़ी हद तक इस चुनाव, इस असेंबली इलेक्शन में मोदी साहब कैसी परफॉर्मेंस दे पाते हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करेगा। इस चुनाव में हालांकि आमतौर पे चीफ मिनिस्टर के मुकाबले, मतलब चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स का मुकाबला होता है, लेकिन यहाँ पे मोदी साहब को पूरी तरह से उतारा गया मैदान में। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन उनको भेजा गया। बनारस अपने क्षेत्र में 3 दिन वो रहे। इसके बावजूद अगर बीजेपी भारी मत से नहीं जीत पाती तो मुझे लगता है कि इसके राष्ट्रीय इम्प्लिकेशंस, इसके नेशनल इम्प्लिकेशंस, पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस बीजेपी के लिए भारी पड़ सकते हैं। ये 5 राज्यों के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यहाँ किसकी सरकार बनती है। सरकार तो किसी न किसी की बनेगी ही, चाहे वो स्पष्ट बहुमत से बने या गठबंधन की बने, सरकारें तो बनेगी, 5 सरकारें बनेगी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि 5 राज्यों की जो चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की लोकल जो इकाइयां हैं उनको थोड़ा पीछे रखते हुए नरेंद्र मोदी एक महानायक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने अपने नाम से वोट मांगे हैं, अपने करिश्मे से वोट मांगे हैं। ये चुनाव एक बहुत बड़ी कसौटी होंगे कि नरेंद्र मोदी का जो जादू जिसे कहा जाता है वो चल रहा है या कम हुआ है। जैसे नतीजे आएंगे वो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नाम पर बयान होगा कि उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता कम हुई है या बढ़ी है। इस बात को बहुत से लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। और ये बात याद रखिए, सरकारें हमारी मालिक नहीं हैं, हमारी सर्विस प्रोवाइडर हैं। नमस्कार।